अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 4 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया है और आपको मैंने होमवर्क में दिए थे क्वेश्चन नंबर, छोटे क्वेश्चंस भी थे 14, 15 और 16, 18, 19 भी दे दिए थे। चलें 14, 15, 16 का सोल्यूशन अभी कॉपी होके आ जाता है। वैसे तो किताब के अंदर मौजूद है, लेकिन क्योंकि किताब अभी ज़रा रुकी हुई थी, ईद के बाद ही कर लेंगे ना किताब वाला, ठीक है। तो सोल्यूशन जो कोई होगा इस तरह से दे दिया करूँगा। अच्छा जी, तो 18 क्वेश्चन 18 पे आ जाए, इसका सोल्यूशन कोई नहीं, ये मैं क्लास में आपको करा देता हूँ। पढ़ते हैं इसको। मिस्टर रिक्वायरमेंट क्या है जी? भाई जल्दी से दे दो, आपने क्या करना है पढ़ के। भाई इधर पकड़ा जाओ, बल्कि चलो जी, इधर दो रख के ना, आप क्या करते हो पढ़ के? छोड़ो, आप पढ़ना होता तो ज़िंदगी गुजार दी आपने आमिर। दो इनको पकड़ा दें, बाकी इधर से दे दें और एंड पे जाके फिर जो बच जाए वो रख दीजिए। रिक्वायरमेंट अब ये घर पे चेक कर लीजिएगा सोल्यूशन को, ठीक है। ओके, पहले आ गए होते तो चलें आप पहले 1-2 मिनट में कर लेते जी। क्वेश्चन 18, प्रिपेयर एसेट अकाउंट एंड अक्यूमुलेशन अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2012 एंड 13। ठीक है जी। एहसान हैज़ प्रोवाइडेड यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन यकम जनवरी 2012, या यूं कह लें कि फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ एहसान एज ऑन यकम जनवरी 12। तो इसका मतलब जो कल सवाल मैंने आपको करवाया था उसमें तो 2009 पहला साल था तो ओपनिंग नील था, फिर लेकिन 2010 के अंदर ओपनिंग आया था, ठीक है। पर ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि ऐसे ही सवाल हो, बिजनेस तो चलता आ रहा होगा, रनिंग बिजनेस होगा, तो हम किसी एक साल के अंदर खड़े होंगे, ठीक है। तो ये ऐसा सवाल है, यानी जैसे कल आपका 2010 वाला अकाउंट बना था, 2010 वाला पोर्शन बना था, ऐसे ही आज सवाल शुरू ही वहीं से होगा। एसेट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस है एज ऑन यकम जनवरी 12 का मतलब ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है जी। तो ओपनिंग एसेट का अकाउंट बैलेंस अभी आ रहा है, अक्यूमुलेशन अकाउंट का बैलेंस भी आ रहा है। फिर ड्यूरिंग द ईयर 2012 एडिशंस भी हुए हैं, दो बस 2012 में ही हुए हैं, ठीक है। अब एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लें। क्वेश्चन नंबर जी, एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड अकाउंट अलग से नजर आ रहा है, तो मतलब फिर एसेट कॉस्ट शो करेगा, ठीक है। 1000 में ही करेंगे, बड़ा टाइम बचता है इस तरह से आपके लिए। तो ये गाइडेंस है कि पर्चे के अंदर देखेंगे डेटा किस में, जैसे मसलन लंबे सवाल जो ज़्यादा होते हैं ना, वो ये ट्रायल वगैरह दिया होता है और उससे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी है, तो जो ट्रायल के अंदर डिनोमिनेशन जो राउंडिंग लेवल गिवन होगा वो लिख लें, अदर इन्फॉर्मेशन वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए गाइडेंस ही है। बहरहाल सिफरें लिख कर क्या करना है, 3000 कॉमन लें, सवाल में नज़र आ रहा है, ईजी हो जाएगा ज़रा। तो उसके साथ ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, और इसको भी थाउजेंड्स में बना देते हैं। ऊपर भी लिख सकते हैं एक बार रुपीज़ इन ऑल रुपीज़ इन 1000, लेकिन ये बेहतर है। मैंने कहा ज़रा कल वाला किया हुआ पहले रिवाइज हो जाए ना, फिर आज डिस्पोजल स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। नई चीज़ जो FAR के अंदर आपने पढ़नी है, पहले नहीं पढ़ी हुई, ठीक है जी। यकम जनवरी 2012 ओपनिंग डेट क्या है जी? साल कौन से में खड़े हैं? 12 में। तो यकम जनवरी 12, एसेट का ओपनिंग 900, अक्यूमुलेशन का ओपनिंग 350। ये कल वाला रिवाइज करा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो 1/1/12 कितना जी? 900, 900 चूहे खा के वाला 900, यकम जनवरी 12 350, 350, ठीक है। फिर क्या हुआ जी? फॉलोइंग एडिशंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर 2012। पहला लेक्चर है, पिछले ले ली सारे,
कौन सा ऐसा बच्चा जिसने पिछले लेक्चर भी नहीं लिए हो? ऐसे ही बता दें, कुछ नहीं कहूँगा। कितने एक रहता है, पहला देखो ना, रहता रह गया तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, भाई को सब समझ आ रहा है। ले लेना यार, डबल स्पीड पे ले लेना, चले ठीक है, ले लेना, गपशप ही है उसमें। अच्छा जी, यकम मई पे 180 का, यकम अगस्त पे 130 का, तो यकम मई 2012 एंट्री बोले एडिशन की, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? 183 एसिड अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट दिमाग में किया और यहाँ पे लिख दिया। किस दिन जी? 1/5/12। फिर एक और एडिशन हुआ यकम अगस्त पे 130 का, एंट्री बोलो, एसेट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट 1/8/12। बस कहानी खत्म, ठीक है। अब दोनों को क्लोज कर दें या अभी कुछ रहता है करने वाला? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे, ये तो क्लोज हो जाता है, वो एंड में मैंने कहा था क्लोज कर लिया करेंगे, ठीक है ना, ये तो क्लोज हो सकता था, पर डेप्शन निकालते हैं और फिर डबल एंट्री करके डेप्शन की, उसके बाद फिर होती डबल एंट्री या डेप्रिसिएशन की, मैं डेप्शन एक्सपेंस का लेजर नहीं बनाता, पता है ना? हाँ ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1, शुक्र है हमारा बॉर्डर लग गया आज। डेप्रिसिएशन, क्योंकि इससे नीचे नीचे रिकॉर्डिंग हो रही थी ना ऑनलाइन वालों की, तो पहले परेशानी लगी रहती थी, पता नहीं कहाँ शुरू करना है, तो मैं यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ। अच्छा, डिडक्शन एक्सपेंस है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ, ऑन ओपनिंग एसेट्स, ठीक है, डेफिनेशन निकालेंगे ऑन ओपनिंग एसेट्स। तो ऑन ओपनिंग एसेट्स, और इसका असूल लिखवाया था आपको जो आगे काम आना है, कि यहाँ पर हमने सिर्फ वो एसेट्स लेने हैं जिनको साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। ये हो सकता है कि कोई एसेट पहले दिन ही खरीद लें, पर पहले दिन भी खरीद के उसको ओपनिंग में नहीं रखना है, एडिशन में रख दें, पूरा साल डेप्सिट कर दें, अपनी तरतीब को खराब नहीं करना, ठीक है ना, सही है। ऐसे तो यहाँ पर हमने सिर्फ वो एसेट्स लेने हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास रहें, इसीलिए एडिशन इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि वो सारा साल नॉर्मली हम इस्तेमाल नहीं करते, और इंशाल्लाह थोड़ी देर में डिस्पोजल शुरू करना है, इसीलिए इसमें डिस्पोजल भी निकाल देंगे यहाँ से, डिस्पोजल क्योंकि ओपनिंग में पड़े होते हैं ना, निकाल देंगे क्योंकि वही सारा साल इस्तेमाल नहीं होंगे। असूल ज़रा याद रखेंगे, ऑन ओपनिंग एसेट्स, जहाँ डेप्शन निकालनी ओपनिंग एसेट्स पर, वहाँ पे हमने सिर्फ वो एसेट्स लेने साल का पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहे। फिर दूसरी बात मैंने कही थी, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं लगाते हम, ठीक है ना, इसीलिए। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ, मैंने लिखा था ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स माइनस इनटू रेट, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स इनटू रेट, ठीक है। अब ओपनिंग कॉस्ट कहाँ से ढूंढने? सवाल से जाके नहीं, मैंने कहा था लेजर से ही देख, लेजर में आपको एक बार उठाकर लिख तो दिया ओपनिंग, ये ओपनिंग ऑल ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट है 900 रुपये, ठीक है। तो 900 रुपये पर रेट नहीं देखा, 20% है, तो भाई सवाल में रेट भी देखना है, ये ना 10%, 10% वाले 2 सवाल किए, तीसरे पे खुद ही 10% लगा दिया बाटा रेट। हाँ, किस किसने घर पे 10% लगा दिया था पहले देखे बगैर तेजी में? कोई है ऐसा बच्चा मेरे जैसा? कोई नहीं, सारे अच्छे बच्चे। चल, तो 900 इंटू 20%, आंसर इज 180। चलो ये ब्रैकेट ही लगा देते हैं जी, 180, ठीक हो गया। उसके बाद ऑन एडिशंस, तो पहला एडिशन है जी 100 तुसी इंटू 20%, और ये यकम मई को आया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं था, 4 महीने साल में इस्तेमाल नहीं हुआ, यकम मई से शुरू हुआ इस्तेमाल होना, तो 8 महीने इस्तेमाल किया जी, 24। और दूसरा एडिशन है 130 का, 20 में भी 10 लिखी जा रहे हैं, तो हम कहते बैठा हूँ, 20% इंटू 5/12 जी, 10.11 कर दूँ, आपकी इजाज़त है।
हैं, राउंड है, नियरेस्ट 1000 में राउंड कर दिया ना, कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए। आप राउंडेड टू नियरेस्ट 1000 कहते हैं, नहीं शर्म तो नहीं आती जी? हल्का से बोलोगे मुझे समझ आ जाती। पता नहीं यहाँ पे क्या कोई ऐसे रिसेप्टर्स लगे होते हैं जब उस्ताद खड़ा होता है ना स्टेज पे। 215 भाई, रुपीज़ इन 1000 लिखने का मतलब ही यही है, जान छुड़ाई है। वैसे पर्चे के लिए तो मेरी गाइडेंस ये है, रेट हो, परसेंटेजेस हो, रेट्स हों या परसेंटेजेस हों। जैसे मिसाल के तौर पर कहता है जी, वैसे तो कॉस्ट के अंदर नॉर्मल ही होता है, लेकिन चलो लेट्स से आगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन को कहीं पे करनी पड़ जाती है, तो कहता है जी 1 यूनिट आपका जो है वो आप उसको कॉस्ट करता है मसलन 10.15 और आपके पास तो 1 लाख यूनिट पड़े हैं, तो फिर फ़र्क पड़ जाता है उस रेट का, पर यूनिट का। ऐसी परसेंटेजेस होती हैं, वो अप्लाई होती हैं फुल फिगर पे। तो रेट्स या परसेंटेजेस हों तो उनको डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स उनके लिख लिया करो। जब आंसर एंड पे निकालो तो फिर उसको राउंड कर लिया करो, फिर कोई मसला नहीं। ऊपर लिखा ही यही हुआ है, रुपीज़ इन 1000 का मतलब क्या है, राउंडेड टू नियरेस्ट 1000। तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। इसके नंबर नहीं कटते, राउंडिंग के नंबर नहीं कटते। किसी ने आई के अपने सोल्यूशन के अंदर 10.58 लिखा, 58 था ना, 83 10.83 लिखा, और आपने 10.83 की बजाय 11 लिख दिया, तो आपको भी पूरा एक नंबर अगर इसका है तो वो मिलेगा। नंबर नहीं कटते, याद रखिएगा ये, ठीक है? बाकी अगर कोई ना माने तो लिख ले, कोई मसला नहीं। अब है क्या ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है, तो एंट्री बोलो। वेरी गुड, मैंने एंट्री बोलने वालों को पास होते देखा है। एंट्री बोलना शोर से बोलने की, शोर मचाने की जरूरत नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है? मैं नहीं कहता कि वो क्लास दे आवाज़ा आ रही ऊँची ऊँचियाँ, ए फॉर एप्पल, वो नहीं करना। इतनी आवाज़ में एंट्री बोल दिया करो कि अपने कान में सुनाई दे जाए बस, ठीक है ना? एंट्री बोलनी है, ओके? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अब ये एक्सपेंस फॉर द ईयर है, डबल एंट्री की, ठीक है ना? और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 215 से, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लेजर में लिखा होगा आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे लिख दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है? ये एंट्री आप नॉर्मली पीरियड एंड पे खड़े होकर एक बार कर देते हैं साल, ठीक हो गया? अब एसेट अकाउंट भी क्लोज हो गया, और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया इसका, 1210। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज कर दें जी, 561 565। कोई एक फैसला कर लो। अच्छा जी, ठीक। अब एक्सट्रैक्ट्स दिमाग में बन गए होंगे आपके, तो पीएनएल के अंदर क्या जाना है, नहीं फिगर बोल 215 एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में क्या जाना है, 1210 माइनस 565 बुक वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है? कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट। अगला साल भी उससे रिक्वायर किया हुआ है, लेकिन अगले साल में तो एडिशन है ही कोई नहीं, ऐसी गलती होगी उससे, छोड़े हैं भाई। क्या हुआ अगर एडिशन नहीं है तो कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन तो होगी ना, चेंज तो आना है ना, ठीक है? तो सबसे पहला काम अगले साल में जाके क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बना लेना है। अब कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, लेकिन एसेट्स यूज हुए हैं तो डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है? तो फॉर द, यहीं पे एंट्री, यहीं पे वर्किंग को एक्सटेंड कर लेते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 ऑन ओपनिंग एसेट्स, अब ऊपर लिख दिया एक बार अंग्रेजी, बस अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें जी, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल। लेकिन बोलना जरूर है, लिखना नहीं है पर्चे में, बोलना जरूर है, आपने याद करना है, ये रोज बोलना है, हर सवाल जब भी कभी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है ये बोलना है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ओपनिंग कॉस्ट इनटू रेट, और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो फिर ये नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ओपनिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका सब्सिक्वेंट ईयर है, पहला साल नहीं है। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सब्सिक्वेंट ईयर्स में बुक वैल्यू पे रेट लगता है। मैंने कहा चलो अभी आया तो कल करना हो, लेकिन ज़रा ऐसे ही तरह की अफादियत बता रहा हूँ कि ये जुमला बोलने की, ठीक है ना? तो ये ऐसे आपने बोलते रहना, ठीक है? तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो यहाँ पर ओपनिंग कॉस्ट पकड़ेंगे सारे एसेट्स की,
चाहे वो जो सा मर्जी साल है इन एसेट्स का, स्ट्रेट लाइन में तो हर साल रेट कॉस्ट पे ही लगता है, तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल इनटू रेट। तो ओपनिंग कॉस्ट अब कहाँ से मिलेगी हमें, ये 1210 हमारी ओपनिंग कॉस्ट है सारे एसेट्स की। तो 1210 इंटू 20%, मैं उसे 10 से अड़ गया हूँ, तो छेड़ा ऐसी थे आप अड़ गए। कितना फ्रैक्शन लगाएंगे, बेसिकली 12/12 होता है, यानी कि नहीं लगाना पूरे साल, लेकिन लगाना ही नहीं, बस ये याद रखें यहाँ फ्रैक्शन नहीं लगता होता, ठीक है। अगर फ्रैक्शन लगना होगा तो वो यहाँ से निकल जाएंगे ऐसे, तो फ्रैक्शन किसी वजह से लग सकता है, इस साल में आया पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, या इस साल में चला गया और पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, दोनों सूरतों में यहाँ पर वो एसेट्स नजर नहीं आए। अब एडिशन चूंकि इसमें पड़ा नहीं होता ओपनिंग में, इसलिए यहाँ से निकालना नहीं पड़ता, लेकिन अभी हम डिस्पोजल करेंगे तो चूंकि ओपनिंग एसेट्स में वो पड़े होंगे जो बेचते हैं, तो निकालना पड़ेगा यहाँ से, फर्क है बस, ठीक है। तो आंसर 242। फिर एडिशन है कोई, तो कोई बात नहीं, बस यही टोटल हो गया, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया, एंट्री बनी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 242। ये जनाब हमारी 2013 की डेप्रिसिएशन आ गई। और 807 आ गया जनाब क्लोजिंग बैलेंस, और एसेट अकाउंट भी क्लोज हो गया, और वही 1210 ओपनिंग भी था, वही क्लोजिंग बन गया, यानी ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशन कोई डिस्पोजल इसमें हुआ नहीं। तो एक तो कल की रिवीजन की हमने, दूसरा ये भी देख लिया कि कुछ भी ना हो तो डेप्रिसिएशन तो हो ही रही होती है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई मसला तो नहीं, सोल्यूशन आपको दिया है, वैसे ही एक नज़र देख लें अगर देखना है तो, बल्कि घर ही जाके देख लीजिएगा, सवाल आपके सही होने हैं इंशाल्लाह। यस, सेम नॉर्मल वर्किंग डे। अभी ये देखो ना, अभी ईद में से थोड़े से दिन रहते थे, आपको बुलाया है, अब उसमें एक संडे भी ऑफ करें तो फिर बिल्कुल ही इफेक्टिव नहीं रहना काम। चलो जो 7-8 दिन है वो तो पढ़ लेना लगातार, फिर आगे हैं 3-4 छुट्टियाँ आ जाएंगी, चलो फिर ब्रेक आ जाएगी, ओके। हालांकि रोज़े भी एंड देने बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसी छुट्टी हो जाए तो फ्रेश हो जाएंगे। वैसे तो सरदार ने तो 29 रोज़े तक पढ़ाना है मेरे ख्याल में, मैं शायद 28 रोज़े को पढ़ाऊँ, 29 को ना, ठीक है। तो अभी आज कितना रोज़ा है, 24वां रोज़ा है आज, हैं 25, 26, 27, 28, 4 दिन, आज तो गया जो 2 दिन, आज आप आ गए हो, आज के दिन तो हो गया, ख़त्म कहानी। देखो ना, अभी थोड़ी देर बाद आपकी क्लास ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना, मैं क्लास की बात कर रहा हूँ। तो 4 दिन मेरे ख्याल में भी आपने और पढ़ना है, ठीक है, मेरी क्लास में, अदनान साहब की क्लास में 5 दिन पढ़ना। चलो, मेरे ख्याल में ऐसे ही है कि हो सकता है अब सर की मर्जी की बात हो तो भी 4 दिन पढ़ा दें। जी, क्वेश्चन नंबर 19 भी सही होगा इंशाल्लाह, बस अब थोड़ा सा देख लिया आपने इसमें कि क्या काम को ऐसा था ही नहीं करने वाला। अच्छा जी, शुरू करते हैं अब। आज हम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स स्ट्रेट लाइन मेथड में, मैं रिड्यूसिंग बैलेंस को छेड़ा ही नहीं आज। ये सवाल कर लेना, अगर एक आधा सवाल और कर लें, टाइम बच गया तो फिर रिड्यूसिंग बैलेंस को आज छेड़ लेंगे, ठीक है। दिल तो है कि छेड़ लें, ठीक है। उसका डिस्पोजल नहीं करेंगे आज, वो इसलिए नहीं करेंगे कि फिर आपको मिक्स ना हो। आज आप स्ट्रेट लाइन वाले डिस्पोजल को ज़रा पक्का कर लेंगे। एक सवाल मैं अभी आपको कराता हूँ, एक सवाल फिर मैं आपसे करवा के आपको दिखाता हूँ सोल्यूशन, अभी नकदो नकदी हो जाएगी ना प्रैक्टिस, फिर 2-3 सवाल आपने डिस्पोजल के घर पे करने होंगे। इससे स्ट्रेट लाइन वाला डिस्पोजल सीधा हो जाएगा, मिक्स नहीं करना चाह रहा मैं। रिड्यूसिंग बैलेंस का वो काम जो आपने किया हुआ है, थोड़ा सा इधर होकर बैठे हुए, रिड्यूसिंग बैलेंस का वो काम जो आपने इंट्रो में किया, वो कोशिश मेरी है कि आज कर लें। यानी कि वो मेथड कैसे रिडक्शन करते थे, फिर कोई एक आधा सादा सवाल, जैसे कल बाबर वाला सवाल किया था ना स्ट्रेट लाइन में, वैसा कोई सवाल रिड्यूसिंग बैलेंस का कर लें, उसका डिस्पोजल नहीं करेंगे, ठीक है। हो सकता है वो भी ना करें, वहाँ तक भी ना पहुँच, देखने की बात है। आमिर भाई आप ज़रा बोर्ड मुझे मिटा दें जी। छोड़े सवाल को, पहले मेरे सवाल का जवाब दें।
अगर कोई एसेट डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? बेच देना, डिस्कार्ड कर देना, बुक्स में से रिमूव करना ज़्यादा बेटर लफ्ज़ है। इसको स्टैंडर्ड लफ्ज़ इसका इस्तेमाल इसके लिए इस्तेमाल करता है डी रिकग्निशन। क्या जी? डी रिकग्नाइज करना। और ये जो एडिशन है इसको कहते हैं रिकग्निशन। हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड, आपने पढ़ा भी होगा इनिशियल रिकग्निशन। कब किसी एसेट को पढ़ा था ये इनिशियल कब रिकग्नाइज करते हैं? जब दो क्राइटेरिया मीट हो जाएं, ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रॉबल हो, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो, तो इनिशियल रिकग्निशन का रूल होता है, हर स्टैंडर्ड में होता है, इसका भी है। फिर इनिशियल मेजरमेंट पढ़ते थे आप कि किस पर रिकॉर्ड करें, तो आपने कहा था जी एसेट की परचेज प्राइस, उसमें से डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट रिबेट्स माइनस कर दें, नॉन फंडेबल टैक्सेस ऐड करें, फिर ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड करें। पढ़ना है इंशाल्लाह, हमने ये पढ़ा हुआ आपने होगा, पर मैंने भी पढ़ाना है, ठीक है। तो ये इस अमाउंट पे रिकॉर्ड करें, इनिशियल मेजरमेंट, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होती है। बैलेंस शीट डेट पर किस पे नज़र आए, तो वो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आपने पढ़ रखी है कि उसको कैरिंग अमाउंट पे शो करते हैं, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आप यहाँ पर एक नया रूल पढ़ेंगे, वो कॉस्ट मॉडल था, रिवर्स मॉडल भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इनिशियल रिकग्निशन कब रिकॉर्ड करें, ऐसे ही रिकग्निशन कहते हैं रिकॉर्ड करने को किताबों में, तो डी रिकग्निशन कहते हैं किताबों से रिमूव करना। ये इसलिए मैंने बोला कि किताबों से एसेट निकल जाए, इसका सिर्फ रास्ता ये नहीं है कि उसको बेचा जाए, या यूं कह लें डिस्पोजल का सिर्फ सेल ही रास्ता नहीं है। एसेट का बिजनेस से जुदा हो जाना डिस्पोजल कहलाता है। यानी वही भाई वाली बात कि किताबों में से एसेट को निकालना, डी रिकग्नाइज करना। अब वो एसेट बिक कर भी हो सकता है, एसेट जल कर भी तो हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो जाए। एसेट बिका नहीं, जला नहीं, चोरी हो गया, फिर भी हो सकता है, ठीक है। एसेट बिका नहीं, जला नहीं, चोरी नहीं हुआ, ओनर घर ले जाए, ड्राइंग्स कर ले। बिजनेस से एसेट निकल जाए, बिका नहीं, जला नहीं, चोरी नहीं हुआ, ओनर नहीं ले गया, आपने कोई नया एसेट खरीदा, बदले में ये भी दे दिया और कुछ पैसे भी दे दिए, एक्सचेंज पढ़ना है हमने। बिजनेस से एसेट का निकल जाना, किताबों से एसेट को निकालना, दिस इज कॉल्ड डिस्पोजल, ठीक है। अच्छा, अब फिलहाल हम पढ़ रहे हैं डिस्पोजल थ्रू सेल, ठीक है। अब डिस्पोजल थ्रू सेल के बाद किसी वक्त डिस्पोजल थ्रू डिस्ट्रक्शन भी पढ़ लेंगे, उसमें फ़र्क कोई नहीं। फ़र्क सिर्फ ये आता है कि उसमें इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व हो जाएगी, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह मिल जाता है। यानी जो कैश एसेट को, सही सलामत एसेट को बेच के आपने लेना है किसी से, अगर आपका एसेट जल जाए तो इंश्योरेंस वालों से पैसे आ जाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। तो एंट्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आज वाली एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज वाली डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या नोट करी जा रहे हो मेरे चांद आप, एंड वाले भाई, क्या नोट कर रहे हो? एंड से रह गया था तो बताना था ना यार, मुंह में गूंगनियाँ तो नहीं डाली हुई है, बता दिया करो, पिक्चर ले लिया करो, ठीक है। वैसे तो अगर मैंने आगे कराना हो तो मैं रुकता शुकता कोई नहीं हूँ, मैं कहता हूँ पिक्चर ले लो, बट हो सकता है गुंजाइश होती और हम थोड़ी देर रुक जाते, देखो मैं ये पढ़ रहा हूँ तो आप नोट कर सकते थे, ठीक है। अब कितना रहता है, हो गया, चलो फिर इधर ध्यान दो। अच्छा जी, अब डिस्पोजल एसेट किताबों से निकालना है आपने, इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, इसकी काउंटिंग करनी है। तो मैं कहता हूँ सेल के थ्रू डिस्पोजल हम पढ़ रहे हैं, तो मुझे बताइए अगर कोई एसेट आप बेच रहे हैं तो उसके बारे में कौन सी 4 बातें आपको पता होनी चाहिए? मैंने 4 बोली तो फिर कोई 4 पूरी करें। उसकी कॉस्ट, मतलब कितने का, कॉस्ट का मतलब होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, कितने का खरीदा था, जब खरीदा था उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए। और अच्छा ठीक है, और अच्छा, और मेरे काम की अभी तक एक ही बात बताइए आप, कितने का बेचना है, सेल प्रोसीड 2, मेरे काम की दूसरी बात आप भाई, और एक्यूमुलेशन, हाँ फिर वो मार्केट वैल्यू आ गई, डेट ऑफ सेल और डेट ऑफ परचेज, बेटा ठीक है। असल में 4 चीज़ें ये पता होनी चाहिए, इसी से ही निकल आती हैं। एक्यूमुलेशन आप कह रहे हो कैसे निकलेगी, डेट ऑफ परचेज पता होगी, डेट ऑफ सेल पता होगी, तो वहाँ से निकल आएगी, ठीक है। असल में हम जो चीज़ ढूंढ रहे होते हैं किसी भी डिस्पोजल के बारे में, सवाल में से वो 4 चीज़ें होती हैं। उसको कब खरीदा, डेट ऑफ परचेज, कितने का खरीदा, कॉस्ट, कि कब बेचा, डेट ऑफ सेल, कितने का बेचा, सेल प्रोसीड, ठीक है। तो 4 चीज़ें डिस्पोजल के बारे में आपको पता होनी चाहिए। असल में सवाल में भी नज़र आ रही थी अगर आप गौर करते तो, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने सवाल से देखकर बता दिया है जी, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, कॉस्ट, ये
लिखा हुआ था, चार्जेस लिखी हुई थी, हमें ध्यान नहीं दिया, चलें खैर। अच्छा जी, फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेज आर अपीयरिंग ऑन 1 जनवरी 2018। अब ओपनिंग बैलेंसेज हैं, एसेट अकाउंट है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है। फिर डिटेल्स ऑफ एडिशंस हैं, परचेजेस, 2 परचेजेस हुई हैं, ठीक है, डेट ऑफ परचेज गिवन है, 2 एडिशंस हुए हैं मार्च में और जून में। तो यहाँ तक तो सवाल पुराना ही चलेगा, कोई चेंज नहीं। और फिर नई चीज़ आ गई, डिटेल ऑफ डिस्पोजल। अब नया शेया कुछ नहीं होता, अकाउंटिंग आपको आती है, बस मैं सिखा दूंगा अब डिस्पोजल में करना क्या है, किसको डेबिट, किसको क्रेडिट, किसको क्या और किसको क्या, और उसका एक अच्छा तरीका वज़ा कर दूंगा। बस आपको इतनी सी गाइडेंस देनी है। आप अकाउंटिंग तो आप पहले पढ़ के आए हो, तो एसेट बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट, ये तो आपको आता है। पर इतनी को काउंटिंग मुझे चाहिए बस, बाकी मैं यहाँ पे आपको FAR पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। चल अब सवाल शुरू करते हैं फिर, ठीक है। और कहते हैं जी प्रिपेयर करें एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ अच्छा, अब डिस्पोजल रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं, जर्नल एंट्री भी, मतलब बेसिकली तो ये जर्नल एंट्रीज ही होती हैं और फिर लेजर में हम कर रहे हैं। आज मैं आपको लेजर बनवाऊंगा, लेकिन मैं डिस्पोजल की जर्नल एंट्री भी करवाऊंगा। हो सकता है आज ही करा दूँ, नहीं तो कल करा दूंगा, हो सकता है आज ही करें, बल्कि आज याद कराना है, डिस्पोजल का लेजर बना के साथ ही एंट्री भी कर लेंगे, ओके। लेकिन आज अब अकाउंट कितने हो गए, 3, एसिड और अक्यूमुलेशन तो बना ही रहे थे, नया डिस्पोजल का अकाउंट भी आज आ जाएगा आपका, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं काम। 2018 के लिए ये 3 अकाउंट्स बनाने। डेप्रिसिएशन रेट है 10% और मेथड है स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। तो एक ही साल के लेजर्स बनाने। तो क्वेश्चन नंबर 20 एसेट अकाउंट, सवाल के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग पड़ा है, तो एसेट अकाउंट में फिर कॉस्ट पड़ी होगी एसेट्स की, ओपनिंग भी कॉस्ट पे पड़े होंगे, ओपनिंग एसेट्स की भी कॉस्ट पड़ी होगी, एडिशन तो वैसे ही कॉस्ट पे होता है, और जाने वाले एसेट की भी कॉस्ट ही इंशाल्लाह हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद एक नई फरमाइश भी आ गई आज एग्जामिनर की तरफ से, डिस्पोजल का अकाउंट भी बना दें, तो बना देंगे, कोई मसला नहीं। थाउजेंड में ही करूंगा मैं, कितना फायदा हो जाता है, कितना टाइम बचता है सिफरें लिखने का, है जी। तो रुपीज इन 1000। खुला खुला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट और डिस्पोजल। यूँ कीजिएगा, डिस्पोजल के लेजर के नीचे आपने 5-6 लाइनें खाली छोड़ देनी है, ठीक है ना, अगर अगला सवाल करना भी पड़े तो। मेरे दिल में आ रही है ये सवाल पूरा करा के ना, आधा घंटा लगे, पौना लगे, आराम से करना है। डिस्पोजल आया पहली बार, उसके बाद फिर मैं कोई एक सवाल आपसे यहीं पे नकदो नकदी कराऊंगा पहले, और फिर उसका सोल्यूशन मैं कोई पिछली दफ़ा मेरे ख्याल में लिखा था मैंने, वो वन नोट वहाँ से दिखा दूंगा, मैच कर लेंगे। फिर मैं आपको डिस्पोजल की जर्नल एंट्री इस पर सिखाऊंगा, फिर आपसे उस पर भी करा लूँगा, फिर कोई टाइम बचा तो रिड्यूसिंग बैलेंस पे चले जाएंगे, ठीक है ना। ये आज का प्लान है, ओके। अब शुरू करें जी काम। तो सबसे पहला काम क्या करें, ओपनिंग बैलेंसेस लिखें। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, MCQs आर ओवर। अब इस सवाल के अंदर बड़ा सवाल जो होता है, हर स्टेप के मार्क्स हैं। ये जो आप यहाँ से ओपनिंग उठा के लिख रहे हैं, ठीक है, लेजर्स आपके सवाल में रिक्वायर्ड नहीं होंगे, पर नोट होगा तो वो भी लेजर की स्टेटमेंट फॉर्म है ना, तो नोट का भी स्टार्ट यानी लेजर ही है समझो स्टेटमेंट फॉर्म में। तो ओपनिंग आपने लिखना है, सवाल वहीं से शुरू होना है, तो यहाँ से ओपनिंग को उठाकर लिखने के भी मार्क्स हैं। यानी लेट्स से आपको लेजर ही रिक्वायर्ड हो,
तो इस लेजर में सवाल से ओपनिंग उठाकर लिखना, इसका भी 0.5 मार्क मिसाल के तौर पे इसका होगा। क्यों? ये भी तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाहर सड़क से गुजरता हुआ मैट्रिक का बच्चा पकड़ लें, साथ पंजाब कॉलेज में कहीं पे पढ़ता हो, उससे पूछे हाँ भाई एसिड का ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा, वो बता सकता है। एक्यूमुलेशन का ओपनिंग किस तरफ आएगा बता सकता है। आपने देखा एसिड है, एसिड के अकाउंट में इसकी नेचर डेबिट है तो ओपनिंग डेबिट साइड पे लिखा, फिर क्रेडिट साइड पे एक्यूमुलेशन का क्लोज ओपनिंग लिखा। तो ये कॉन्सेप्ट है, हर स्टेप के मार्क्स, हर फिगर जो लिखेंगे उसके मार्क्स हैं। इसीलिए पहले दिन आपको बताया था यहाँ पे एंड आंसर के मार्क्स नहीं है, तो सवाल सारा नहीं भी सही होगा तो जितना सही होगा उसके मार्क्स मिलेंगे। पास करना आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2018 पर ब्रॉड डाउन 300 है, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर वो बाद में खरीदेंगे, पहले इसका ओपनिंग भी लिखवाएं। 1 जनवरी 2018 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कितना है? 120, ठीक है। नेक्स्ट एडिशंस हुए हैं 2, 30 का और 50 का, 1 मार्च और 1 जून पे। तो एंट्री वही है, एसिड डेबिट कितने का? पहला 50 नहीं था, अच्छा 30 जी, 30 एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, एडिशन आ गया 1 मार्च 2018 पर। दूसरा कितना? ये 50 था, एसिड डेबिट और कैश क्रेडिट 1/6/2018, ठीक है। अब इतना काम तो हो सकता था, ठीक है, लेकिन बीच में आ गया डिस्पोजल, ठीक है। अब डिस्पोजल का एक मसला है। डिस्पोजल का मसला ये है कि वो किताबों से हमने निकालना है एसिड, डी रिकग्नाइज करना है, ठीक है। तो उसके क्या स्टेप्स हों अब ये देखना है, ओके। अच्छा चले लिखें, हेडिंग दें कहीं पे दाएं बाएं, स्टेप्स जिसके पास सवाल की। यहाँ पर मैंने 2 वर्किंग्स करनी है, यहाँ पे मैंने करनी है एक्यूमुलेशन निकालने की वर्किंग डिस्पोजल की, और फिर उसके बाद अपनी पुरानी वर्किंग भी करनी है, फिर एक्सट्रैक्ट्स भी बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आप कहीं पे स्टेप्स लिखें डिस्पोजल के। ये स्टेप्स सब मेथड से चेंज नहीं होंगे, मेथड जो भी होगा ये स्टेप्स डिस्पोजल के ही रहने हैं। और एक्सचेंज के केस के अंदर भी हमने इन्हीं को ही थोड़ा सा तो है तब्दील कर लेना, ठीक है। तो लिखें जी, स्टेप्स फॉर रिकॉर्डिंग डिस्पोजल ऑफ PPE, स्टेप्स फॉर रिकॉर्डिंग डिस्पोजल ऑफ एसिड, डिस्पोजल ऑफ PPE, जो मर्जी लिख लें, काट के ऐसे ही, कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा अब मुझे बताइए, जब एसिड हमारे बिजनेस में आता है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड करते हैं तो एसिड अकाउंट को क्या करते हैं, यानी एसिड बढ़े तो एसिड अकाउंट क्या होता है? डेबिट। एसिड रिकॉर्ड हो, बिजनेस में आए, किताबों में आए तो उसको रिकॉर्ड करते हुए एसिड अकाउंट को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, डेबिट। तो अगर कोई एसिड बिकेगा तो किताबों से डी रिकग्नाइज करना है तो फिर क्या करना चाहिए? आप कहते हैं हमें FAR नहीं आती, तो आप मुझे पढ़ा रहे हैं, खुद देख लें, हैं जी। तो स्टेप 1 क्या हुआ करेगा? जाने वाले एसिड की क्या चीज क्रेडिट करें? पहली बात, एसिड अकाउंट में से जाने वाले एसिड को क्रेडिट करना है, ये तो आपने डिसाइड कर लिया। तब दूसरी बात, क्या चीज क्रेडिट करें? बुक वैल्यू। गलत है, बुक वैल्यू इसलिए गलत है बेटा कि मैं इसीलिए कल से एक बात खप रहा था कि अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग है तो फिर एसेट अकाउंट में एसेट्स की कॉस्ट पड़ी है, तो जो चीज़ पड़ी है वही निकालेंगे ना। अगर आपने बुक वैल्यू, मिसाल के तौर पे एक एसेट है जो यहाँ पर ओपनिंग में मौजूद है, 300 के एसेट में मौजूद है, उसकी कॉस्ट है 40 रुपये। 40 रुपये का एसेट अगर यहाँ पड़ा है तो अगर वो 2 साल 2.5 साल डेप्रिसिएट हो चुका है तो उसकी बुक वैल्यू तो लेट से 25 है। तो अगर आपने यहाँ से 25 निकाल दिया तो 15 तो फिर भी यहीं रह जाएगा। बात समझिए, जो चीज़ अकाउंट में पड़ी है वही यहाँ से निकलेगी।
ठीक है, तो हमने जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्या करना है, क्रेडिट। ठीक है, अंग्रेजी लिखने वाले अंग्रेजी में लिखेंगे वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ, और उर्दू वाले लिखेंगे उर्दू में हम जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्रेडिट करेंगे फ्रॉम एसेट अकाउंट। स्टेप 1। ठीक है, तो लिखने वालों ने अंग्रेजियां लिख ली होंगी, वरना ये भी बहुत है। वैसे ये नहीं सही, चेक करो, ये नहीं सही। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को क्रेडिट करो फ्रॉम एसेट अकाउंट, ये ज़्यादा बेहतर नहीं लग रहा। चलो 12 लिखने वाले फिर भी लिखने चाह रहे हैं तो वी विल, वैसे इतने लाइन के बैगर्स ना बना करें, इतने लकीर के फकीर ना बना करें। एक बार जुमला सुना अपने अल्फाज में लिखें, ये कॉन्फिडेंस है। बाकी मैं तो 10 बार पूछेंगे तो लिख पाऊंगा, है जी। तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। इफेक्टिवली लिखना है ना, तो उसका आर्ट क्या है, एक बार जुमला पूरा सुने, साथ साथ ना लिखें, फिर सही लिखा जाएगा। मैं आगे के लिए प्लान, ये शुरू है ना, नसीहतों का टाइम अभी सिखा रहा हूँ ना, ट्रेनिंग चल रही है ना। ठीक है, वी विल, अच्छा अभी अपने तो शुगर लगा रहा है, तो सारा लिख लिया इसने जी। वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। अब क्यों नहीं लिखा गया इन दोनों से, देखो अभी जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया सर नीचे और लिखना शुरू कर दिया। एक बार जुमले को पूरा सुनकर लिखते, सारा लिख लेते। ये ट्रेनिंग देनी है बस आपको मैंने, इंशाल्लाह। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को क्या करें जी, क्रेडिट करें, क्रेडिट फ्रॉम एसेट अकाउंट। तो वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट, मैं कई बार बोलूंगा, टेंशन नहीं लेनी, लेकिन एक तो मुझे दोबारा नहीं कहना आपने, ठीक है ना। लेट मी बोल अगेन एंड अगेन। वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। हम जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे। 2 वर्जन हो गए, तीसरा ये, जो दिल करे कर लो। ठीक है, अब सवाल में आए, डिस्पोजल, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, कॉस्ट। कॉस्ट को पकड़ा, कितनी कॉस्ट है। अच्छा, अब ये 40 जो है, डेट ऑफ परचेज बता रही है कि ये 15 में खरीदे थे और हम खड़े हैं इस वक्त 18 में। इसका मतलब ये 40 रुपए का जो एसेट है, ये इस 30 में होगा या इस 50 में होगा या इस टोटल 80 में होगा, ऊपर वाले 300 में होगा। ये तो इस साल के एडिशंस हैं। ठीक है, चले खैर, चले कोई बात नहीं, क्रेडिट कर दें एसेट अकाउंट को कितने से, 40 से। किस दिन ये डिस्पोजल हुआ है, डेट ऑफ सेल क्या है, 30 जून 2018। इस क्रेडिट के अगेंस्ट कहीं पे कुछ डेबिट भी करना है, देख लेते हैं वो भी। ठीक है, मैं ज़रा 1 मिनट के लिए रुका हूँ, कुछ और कराना है। ठीक है, यहाँ तक को मसला। अब एसेट अकाउंट में से तो एसेट निकल गया। अब ये जो एसेट है, जब इसको डी रिकग्नाइज करना है तो इसका सारा कुछ ही किताबों से निकालना है, सही है ना। तो एसेट अकाउंट में तो इसकी कॉस्ट पड़ी हुई थी। अब ये 15 का आया हुआ है हमारे पास, तो 15, 16, 17, इन सालों में, 18 में भी 6 महीने हो गए, ये इन सालों की डेप्रीसिएशन जो है वो भी तो इसकी हम चार्ज कर चुके हैं। तो एक्सपेंस तो पीएनएल में चार्ज हो गया, लेकिन दूसरी तरफ एसेट की कमी कहाँ पड़ी हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में। तो अगर एसेट अकाउंट क्रेडिट किया जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, वो अपने कॉस्ट को निकाल के ले गया यहाँ से, तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब एसेट की नेचर थी डेबिट, उसमें से कुछ निकालना पड़ा तो क्या किया, क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की नेचर क्या है, क्रेडिट। तो अगर उसमें से कुछ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। ठीक है, चांद भाई तुम्हारी पहली क्लास तो नहीं आज, हाँ समझ आ रही है तुम्हें, पक्की बात है, नींद आ रही है, समझ आ रही है, 50-50 दोनों कम, नींद भी आ रही है, समझ भी आ रही है। अच्छा जी, एसेट किताबों से निकाल रहे हैं हम, तो उसका जो कुछ है वो किताबों से निकालना है। अब असल में वो एसेट 2 हिस्सों में हुआ पड़ा है ना, देखा जाए तो उसकी कॉस्ट पड़ी है एसेट अकाउंट में, और उसके अंदर होने वाली कमी को हमने एसेट अकाउंट में क्रेडिट किया ही नहीं था।
अगर हम एसेट अकाउंट में क्रेडिट करते तो फिर एसेट अकाउंट में बुक वैल्यू पड़ी होती है, फिर हम बुक वैल्यू ही निकालते हैं। ये करेंगे इंशाल्लाह एंड पे जाके, क्योंकि आगे कुछ टॉपिक्स में हमें इसकी जरूरत पड़नी है एसेट अकाउंट को इस तरह से बनाने की, वरना IAS 16 के अंदर तो यही तरतीब है। खैर, एसेट अकाउंट को हम रखते हैं अलग और उसके अंदर होने वाली कमी को हम रखते हैं अलग, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। है तो पक्का ना काम, ठीक है। एसेट अकाउंट को रखते हैं अलग और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को अलग रखते हैं। तो फिर एसेट अकाउंट में एसेट की कॉस्ट पड़ी होती है और उस एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी होती है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। अब एसेट अकाउंट में एसेट की कॉस्ट निकाल दी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकालनी है। अब पहला सवाल, एसेट की नेचर डेबिट थी तो उससे कुछ निकालने के लिए क्या किया था? तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्रेडिट है तो उसमें से कुछ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। ये बात डिसाइड हो गई। अगली बात, कितनी डेप्रिसिएशन निकालनी है इसकी? जितनी सारी जिंदगी चार्ज की है, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या है? अंग्रेजी वाले अब लिखेंगे, उर्दू वाले भी लिखेंगे, फिर मैं भी लिखूंगा, ये मेरा वर्जन है, ठीक है। तो स्टेप 2 है वी विल डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये लिखें, लंबा तरह इतना लिख लें, वी विल डेबिट accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal with ACDEP लिख लो ना अभी तो, with accumulated depreciation of disposal कितने अरसे की? तो पूरी जिंदगी की मरहूम की पूरी जिंदगी की डेप्रिसिएशन निकालो और मरहूम को निकालो, ठीक है जी। वी विल डेबिट द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। DOS लिखना, अच्छा, फ्रॉम डेट ऑफ, टाइम बचेगा, फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल, ठीक है। उर्दू वालों ने अब यूं लिखना होगा कि हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को जाने वाले एसेट की सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन से, डेट ऑफ परचेज डेट ऑफ सेल तक की सारी की डेप्रिसिएशन से डेबिट करेंगे, ठीक है। और मैं क्या लिखूंगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल डेबिट फ्रॉम accumulated depreciation account। ये अच्छा था ना वर्जन, लिखा ही नहीं है आप लोग, ठीक है। अब accumulated depreciation account को डेबिट करना है हमने जाने वाले एसेट की accumulated से, और क्रेडिट किसको करना है ये मैं अभी बता नहीं रहा, थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन मसला ये है कि ये तो फिगर भी हमें नहीं पता, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके लिए हम किया करेंगे वर्किंग 1, यानी अगर सवाल में डिस्पोजल होगा तो फिर पहले उसकी वर्किंग किया करेंगे, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, भाई उन्हें कहो मार्कर तो ताज़ा दम कर दें यार, मैंने यहाँ पे रखा भी था, किसी को कह दें। ये तो मैंने अभी टाइम नहीं लगा टी लबन का। अच्छा जी, वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है और 3 लाइनों में ये वर्किंग हो जाया करेगी, लेकिन फिलहाल मैं लंबी कहानी आपके सामने बयान करूंगा, ठीक है। वो लंबी कहानी क्या है? हमने ये एसिड खरीदा था 2012 में, 15, 16 और 2017, बल्कि 18 भी तो है, 18 का भी कुछ अरसा है। ठीक है। अब ये एसेट हमने खरीदा था 2015 में यकम अक्टूबर पे, तो जब ये 2015 में आया होगा तो क्या ये पूरा साल डेप्रिशिएट हुआ होगा? नहीं,
उस साल में अक्टूबर नवंबर दिसंबर सिर्फ 3 महीने डेफिसिट हुआ होगा। ऐसे ही है, समझ आ रही है? तो यहाँ कहीं पे यकम अक्टूबर में ये आया था, यकम अक्टूबर 15 पे ये आया था, तो फिर हमने इस साल इसको डेफिसिट किया होगा 40 इंटू कितने परसेंट है, 10%, लेकिन इंटू 3/12। ऐसे ही करनी नहीं है वर्किंग, तो समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। तो 15 वाले साल में कितनी डेफिसिट चार्ज की होगी इसकी आपने? एक, ओके। उसके बाद 2016 की अगर डेफिसिट निकालें तो 40 इंटू पूरा साल हुआ होगा इसमें तो डेफिसिट, तो पूरे 4 रुपये। 2017 की अगर आप बात करें तो इसमें भी 40 इंटू, क्योंकि ये फिर ओपनिंग में शामिल हो जाता है और फिर ओपनिंग पे हम रेट लगा रहे होते हैं पूरा साल, तो वहाँ पर ये इस 300 के अंदर 15 के बाद 16 में ये 300 ओपनिंग बना होगा ना, तो उसमें ये पूरा 40 बगैर फ्रैक्शन के साथ डेफिसिट हुआ होगा ओपनिंग वाले पूरा साल, फिर 17 में पूरा साल, इस तरह से चलता आ रहा है, ठीक है ना। तो 4 रुपये की डेफिसिट 17 में भी, लेकिन 18 के अंदर हमने इसको बेचा। कब बेचा? तो 30 जून तक कितने महीने इस्तेमाल हुआ? तो ये 30 जून 2018 तक, यहाँ पे 30 जून 2018 तक इसको हमने इस्तेमाल किया। तो जितना अरसा इस्तेमाल, एसेट रेडी फॉर यूज हो जाए, अवेलेबल फॉर यूज हो जाए तो डेफिसिट स्टार्ट कर दो, और जब वो किताब हम उसको डिस्पोज कर दें तो डेफिसिट को स्टॉप कर दो, ठीक है। तो कितने महीने? 6 महीने। कितना बना? 2। अच्छा, अब ये 2 रुपये की डेप्रिसिएशन जरा पहले मैं एहतियातन बता दूंगा आपको, ये 2 रुपये की डेप्रिसिएशन जो है ये इस 120 में पड़ी है ना। वेरी गुड, बस फिर आप लोगों को मसला कोई नहीं है। और मैंने क्या बोला? फिर सुनो, मैंने कहा ये 2 रुपये की डेप्रिसिएशन इस 120 में पड़ी है ना? नहीं, इस 120 में पड़ी होगी 1 + 4 + 4, ठीक है, ओके। लेकिन मैं कह रहा हूं मैंने एक्यूमुलेशन अकाउंट में से निकालनी है सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन, तो सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन तो ये बन रही है। टोटल कितनी बनी है? ये यहां से यहां तक, 1 मिनट, ये सारी की सारी डेप्रिसिएशन है, ये कितनी बनती है? 11 रुपये। अब ये 11 रुपये ही डेबिट होना है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन वो डेबिट तो तभी होगा ना जब पहले क्रेडिट होगा, ठीक है ना। तो इससे परेशान नहीं होना। अभी थोड़ी देर बाद मैं जब डेप्शन एक्सपेंस निकाल रहा हूँगा तो मैं वहाँ पे ऑन ओपनिंग ऑन एडिशन तो सिखा चुका था ना, मैंने कल ही बताया था यहाँ पे ऑन डिस्पोजल आएगा। तो ये 2 रुपये की डेप्रिसिएशन यहाँ वर्किंग में डेप्शन एक्सपेंस में शामिल करेंगे, उसकी डबल एंट्री करके उसको यहाँ पहुँचाएंगे, फिर 120 में पड़ा होगा 9 और 2 रुपये पड़े होंगे इस वाली फिगर में, तो ये टोटल 11 इधर क्रेडिट होकर फिर पूरा 11 डेबिट करेंगे इंशाल्लाह। मैंने एडवांस बता दिया, लेकिन मैं जरा तरतीब ये रखता होता हूँ सवालों की कि डिस्पोजल को पहले कर देते हैं। अब ये ना मेरे से बहस करना कि ये 11 रुपये आपने इधर कैसे लिख लिए जब यहाँ पे 11 है ही नहीं। वो हो जाएगा, अभी फिलहाल 9 पड़ा है तो 2 भी आ जाएगा इंशाल्लाह, पूरा 11 क्रेडिट करके ही डेबिट करेंगे। पर तरतीब ये नहीं ना कर सकते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में तो ठीक है, आप पहले डेप्शन एक्सपेंस की फिगर निकालें, उसकी एंट्री करें, फिर डिस्पोजल करें, समझ भी आता है लॉजिकली। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस में जाके इसी वर्किंग से, एक्यूमुलेशन की वर्किंग जो यूज कर रहे होते हैं आप, उस वर्किंग से आपकी अगली फिगर्स निकल रही होती हैं। तो इसलिए तरतीब भी ये वो रख ली मैंने पहले दिन, जैसे हमने सवाल किया करना है, हो जाता है अभी वो काम भी, ठीक है ना। तो स्टेप 1 हमने एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट को निकाल दिया। स्टेप 2 हमने एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्शन को निकालना है। तो वो निकालने के लिए पहले वो फिगर चाहिए, तो वो फिगर निकालने के लिए यहाँ पे आए थे। तो ये पूरे इसकी पूरी जिंदगी की डेप्रिसिएशन है। ये डेट ऑफ परचेज है इसकी, क्या है ये? डेट ऑफ परचेज। और ये क्या है? डेट ऑफ सेल। तो टोटल डेप्शन कितनी बन गई? 11, ठीक है, सही है। लेकिन ये तो बहुत लेंथी काम है, 5 साल 10 साल 15 साल कितनी भी लाइफ हो सकती है। तो अगर हम टाइमलाइन बना के ऐसे करते हैं तो फिर तो कर लिया हमने काम। तो इसका एक शॉर्टकट है, स्ट्रेट लाइन मेथड में बहुत आसान, रिड्यूसिंग बैलेंस में भी शॉर्टकट यूज़ करेंगे एक हद तक, लेकिन यहाँ पर तो बहुत आसान है। क्यों? स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या है? हर साल डेप्रिसिएशन ने बराबर आना है। इसका मतलब अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालें और उसको जितना अरसा उस एसेट ने हमारे पास गुजारा है उससे मल्टीप्लाई करें, तो वो उतने अरसे की डेप्रिसिएशन आ जाएगी या नहीं आ जाएगी?
जैसे मिसाल के तौर पे, उसको छोड़ें इधर, मिसाल के तौर पे एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 1000 रुपये, ठीक है, और उसका डेप्रिसिएशन रेट है 20%, कितना बनता है 200। और मैं कहता हूं कि ये हमारे पास 4 साल यूज हो चुका है, तो 200 1 साल की डेप्शन है, इंटू 4 करेंगे तो 4 साल की डेप्शन आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन की ये खूबसूरती है, ठीक है। तो फिर हमने फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ डिस्पोजल का। स्ट्रेट लाइन में हम कैसे निकाला करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ डिस्पोजल, तो उसके लिए मैंने कहा जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर ले लेंगे, ठीक है, इनटू लाइफ पास्ट, द ईयर्स पास्ट टिल डिस्पोजल, ठीक है जी, टोटल ईयर्स पास्ट, लाइफ पास्ट फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल, तो डायरेक्ट हो जाएगा काम, ठीक है। अब 1 साल की डेप्रिसिएशन तो आराम से निकल आएगी आपके, कैसे, 40 रुपये का एसेट था, कॉस्ट इसकी 10% इसका रेट था, ठीक है। तो 1 साल की डेप्शन तो आ गई। अब अगली मुसीबत क्या है, कितने साल ये हमारे पास रहा, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटी सी वर्किंग 1.1 में किया करूँगा, ये बीच में माजरत ये आ गया थोड़ी, मैं 4-5 लाइनें छोड़नी चाहिए, चलें खैर 1.1 भी नहीं करेंगे, करना तो ज़बानी है, लेकिन आज 1.1 कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो क्या है जी, आपने यहाँ पे लिखना है डेट ऑफ परचेज, यहाँ पे क्या है डेट ऑफ परचेज, 1 अक्टूबर 2000, ये ज़बानी किया करेंगे हम, ओके, हाँ ज़बानी कैलकुलेटर पे, यार नहीं ज़बानी हो सके तो फिर ऐसे लिख भी लेना, तो हर्ज नहीं है, लिख इसी रहा हूँ, ये लिख इसी रहा हो, तो मुझे बुनियाद बना रहा हूँ कि जब कहीं फंस जाओ बुनियाद पे वापस आ जाना, ठीक है। डेट ऑफ सेल 30 जून 2018, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 अक्टूबर 15 पे अगर एसेट आया तो 15 वाले साल में ये कितना अरसा इस्तेमाल हुआ, 3 महीने। आपने कैसे देखा, सबसे पहले ईयर एंड को देखना है। 1 अक्टूबर पे अगर एसेट आया, 1 अक्टूबर 15 पे अगर एसेट आया है और आपका ईयर एंड 30 जून है, तो फिर तो 30 जून 2016 पे जाके साल पूरा होना है, तो ऐसे सवाल के अंदर तो इसने 9 महीने डेफिसिट होना था। तो ये पहले सबसे देखना है ध्यान से, अगले होमवर्क वाले सवालों में यही मसाइल आएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है, आपका ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर। हर साल कब आप अपने पीरियड को एंड करते हो, 31 दिसंबर पे। तो फिर अगर कोई एसेट 1 अक्टूबर 15 पे आपके पास आया है तो उसका पहला ईयर एंड कब हुआ होगा, 31 दिसंबर 15 पे। तो 31 दिसंबर 15 पे वाले साल में ये कितने महीने इस्तेमाल हुआ, तो 3/12 लिख दो, क्योंकि हमने साल में कन्वर्ट करना है मंथ्स को ना, क्योंकि मैंने यहाँ ईयर्स लेने हैं। 15 में कितने महीने डेफिसिट होना है, 3 महीने। 16 में कितने महीने डेफिसिट होने, 17 वाले साल में कितने महीने, 18 वाले साल में। अब कैलकुलेटर के ऊपर इन सबको ऐड करो। अच्छा यूं भी कर सकते हो, ईयर्स में करना है ना, इसको 1 ईयर ही लिख दो, ज़्यादा आसान है, फिर आगे वो ऐसे ही, फिर 6/12 क्यों किया, या तो 6 जमा 12 जमा 12 जमा 6 करें और फिर उसको, ये बेहतर है 3/12 पूरा साल 6/12, तो ये बेसिकली 0.5 ईयर आ गया, ये 0.25 ईयर आ गया, तो ये 2.75 ईयर्स बनता है। ये इस तरह से निकालना है, इस ज़बानी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, 2.75 ईयर्स। किसी ने आपको कहना नहीं कि इस तरह से निकाल के दिखाओ, लेकिन कहीं फंस जाओ, जैसे ईयर एंड 30 जून भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं 31 दिसंबर हो, 30 सितंबर भी हो सकता है, 31 मार्च भी हो सकता है, 31 अक्टूबर भी हो सकता है, ईयर एंड तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत के अंदर ये लिख लेने से ज़रा बचत हो जाएगी, गलती नहीं होगी, ठीक है। तो डेट ऑफ परचेज लिखी, डेट ऑफ, ये नहीं इतना करना काम, ये वर्किंग एक लाइनर वर्किंग है बस, ये कैलकुलेटर पे ज़बानी करके आप यहाँ पे ईयर्स लिखें, इसके नंबर मिलने हैं आपको। ये कैसे निकाला आपने कैलकुलेटर पे, ये उसने उंगलियों पे निकाले, कैलकुलेटर पे निकाले, ज़बानी निकाले, वो उसने नहीं पूछना आपसे, ठीक है। लेकिन आज तो आपको बता रहा हूँ ना ज़रा, ठीक है। अब हाँ जी फरमाइए, 2.75 ईयर्स। तो आज चूंकि मैंने ये वर्किंग 1.1 की है, इसलिए मैं इसका रेफरेंस दे रहा हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं होगी इसकी। तो आंसर बताओ, डायरेक्ट 11 निकल आया, ठीक है ना जी। तो ये अंग्रेजी भी ऊपर नहीं लिखनी, ये आपकी एक लाइन की वर्किंग होगी बेसिकली। यहाँ लिखोगे एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल, यहाँ पे ये अंग्रेजी नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ये लिखोगे, ये ईयर्स लिखोगे और आंसर लिख के वहाँ पे ले जाओगे, ओके। ये तो सारी तफसील आपको समझाने के लिए थी, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल डेबिट करनी है आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से,
ठीक है, इसको क्रेडिट कहाँ करना है ये इंशाल्लाह थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। ठीक हो गया। अब अगली बात बताऊं, एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट यहाँ पे मुकम्मल हो जाना है। मुझे नहीं परवाह कितने का बेचा, बेचने पे गेन आया या लॉस आया, इन दोनों अकाउंट्स की हद तक। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब पीपीई का नोट बनाएंगे ना, तो मैं पहले दिन एक जुमला बोलूंगा, मैंने पहले भी बोला था कि पीपीई का नोट तो कुछ भी नहीं है। नोट तो मैं सबसे पहले दिन ये जुमला बोलूंगा, याद रखना। ये कोई एक हफ्ते में आ जाएगा, ये पीपीई का नोट बना रहे होंगे ईद के बाद इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा आपको कि ये नोट तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर्स का स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन है। अब बस यही दो मेन नोट के अंदर यही दो लेजर्स का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन है। तो इसका मतलब अगर ये दो, मैं कह रहा हूं इन दो स्टेप्स के बाद पूरे हो जाने हैं, तो डिस्पोजल का अगर नोट आपसे मांगे तो आगे दो स्टेप्स अभी हैं डिस्पोजल के, वो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पीपी का नोट आपका बन जाएगा। अगले दो स्टेप्स में आपने गेन लॉस निकालना होता है बेसिकली डिस्पोजल पर, कितने का बेचा, कितना गेन लॉस आया, वो करते हैं इंशाल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि इतना काम हो गया तमाम, ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि एसेट अकाउंट अब डेबिट होगा ना, बता देता हूँ। एसेट अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, एडिशन आ गए और डिस्पोजल चला गया। इधर बस डेप्शन एक्सपेंस रह गया, वो निकाल लेते हैं, तो ये दोनों लेजर्स क्या हो जाएंगे, क्लोज। तो मैंने दो स्टेप्स के ऊपर जरा ब्रेक लगा दिया, अभी दो स्टेप्स उसके रहते हैं सादा से, ठीक है, पर यही मुश्किल काम था। ये समझ आ रहा है? अब वर्किंग टू हम करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक ही साल है, क्या आप लिखना, फॉर द ईयर 31 दिसंबर 18, ठीक है। अब सबसे पहली चीज क्या लिखा करते थे, ऑन ओपनिंग एसेट्स, ठीक है जी, ऑन ओपनिंग एसेट्स। लेकिन एक असूल बताया था आपको कि यहां पर हमने सिर्फ वो एसेट्स लेने होते हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास रहें। इसीलिए तो इन एडिशंस को यहाँ नहीं लेते थे, क्योंकि ये साल के पहले दिन हमारे पास नहीं थे, ड्यूरिंग द ईयर आए। और इसीलिए डिस्पोजल भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये साल के पहले दिन तो था लेकिन आखिरी दिन पे। अब मसला पता है क्या है, मसला ये है कि आप ओपनिंग उठाते थे यहाँ से 300, अब इस 300 के अंदर ये 40 मौजूद है कि नहीं मौजूद। तो अगर आपने यहाँ पर वही 300 आज भी ले लिया और इस पर लगा दिया 10%, तो इस 40 पर भी लग जाएगा 10%, और इस 40 पर 10% नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये 40 पूरा साल इस्तेमाल यहां पर रखा तो फ्रैक्शन लग नहीं सकता, ठीक है। तो अब फिर क्या ऐसा काम करें कि ये सही हो जाए, हम 300 में से 40 को निकाल देते हैं, बाकी बचेगा 260। उस 260 के ऊपर बगैर फ्रैक्शन के सुकून से डेप्शन पूरे साल की निकाल लेंगे, और ये 40 अलग किया है इसको फिर अलग ले जाके डेप्शिएट कर लेंगे, करेंगे सही 6 महीने की डेप्शन, ठीक है। तो जो नई चीज आ रही है जनाब, डिस्पोजल की वजह से लाल से लिख रहा हूं मैं, ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स लिखा है मैंने। अभी मेरे सवाल में एक है, होमवर्क वाले में दो भी आ सकते हैं। तो जैसे एक के साथ किया, ये वर्किंग एक बार की, ये स्टेप्स एक बार किए, दो डिस्पोजल आ जाए तो ये वर्किंग दो हो जाएंगी, ये स्टेप्स दो हो जाएंगे, अलग अलग हर डिस्पोजल अलग अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे भी वो दोनों फिगर्स माइनस हो रही होंगी, ठीक है ना। तो ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, यानी अगर मैं कल वाली बात दोबारा लिखूं फॉर्मूला में, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग ही लिख देता हूं मैं, वैसे तो कॉस्ट ही है लेकिन ओपनिंग लिखने आगे काम आएगा रिड्यूसिंग बैलेंस में, माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स, ठीक है, इनटू रेट। तो ये अंग्रेजियां पर्चे में नहीं लिखनी है, बस पहले दिन के लिए होती है, आप लिख लें, आप बेशक लिख लें, आज लिख लें, और उसके बाद हर सवाल में बोलना जरूर है, बस याद होता जाएगा।
बोलना जरूर है, लिखना जरूरी नहीं है अंग्रेजी वाला, ठीक है, बोलना जरूर है। ओके, तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ओपनिंग मैंने इसलिए लिख दिया कि अगले रिड्यूसिंग बैलेंस में इसका फायदा होगा, बुक वैल्यू ले रहे होंगे, यहां पर कॉस्ट तो कॉस्ट ही है, वही वाली कॉस्ट ही होती है, ओपनिंग डेट भी वही है, असल में भी वही है, ठीक है। ओके, अब ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स कहां से मिलेगी हमें, जहां से पहले मिलती थी 300 रुपए, ठीक है। तो ये 300 रुपए हमने यहां पे आकर लिखा, ठीक है जी। फिर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी अब लेजर में ही मिल जाएगी, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये 40 रुपए ये 300 में शामिल थे ना, ठीक है। तो लेजर में तो आपने क्रेडिट किया तो क्लोजिंग्स में से वो निकल जाएंगे, जब क्लोजिंग बैलेंस की निकालेंगे तो ये 40 उसमें से निकल जाएगा, लेकिन वर्किंग में तो वही 300 उठाया हुआ है ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली तो वही 240 हो जाना। एक्सेल की शीट तो लगी हुई नहीं यहाँ पे, ठीक है, निकालना पड़ेगा, तो -40। अब जो बाकी 260 बचे हैं ये वो एसेट्स हैं जो ये साल के पहले दिन भी थे, साल के आखिरी दिन भी है, तो इनके ऊपर अब लगा दो 10% रेट, आंसर 26, ठीक है जी। उसके बाद बाकी सवाल बिल्कुल वैसा ही है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, ऑन एडिशंस, तो एडिशन तो एक ही है मेरे ख्याल में, दो हैं, तो अच्छी बात है। 30, अब वही काम पुराना, इंटू 10% इंटू यकम मार्च को आया, जनवरी फरवरी 2 महीने नहीं था, बाकी 10 महीने ये एसेट रहा हमारे पास, तो 10/12 आ गया। और 50 वाला एसेट यकम जून को आया है, तो ये 7/12 आ गया जी। बोले 2.3 कर लूं, ये 26 जी। उसके बाद ये भी 3, चलो मैंने राउंड कर दिया, कोई मसला है तो आप लिख ले 2.5, दोनों 2.5 है भाई, ये पूरा कर लूँ जरा। अच्छा ये क्या है, चलो ठीक है ना, 3 कर दिया मैंने, मसला बस कंप्लीट कर ले, टोटल कर दे। मसला है जो डिस्पोजल आपने ऊपर से निकाला है कि पूरा साल डेफिसिट ना हो, क्या उसको बिल्कुल भी डेफिसिट नहीं करना, उसको अलग इसलिए किया है कि पूरा साल डेफिसिट ना हो, लेकिन 6 महीने डेफिसिट करना है ना उसको। तो ये जो आपने यहां से ये अलग किया है ना जी, ये यहां से तो निकाल दिया है, लेकिन इसको यहां से अलग ये एक सेक्शन देंगे हम, तो ये ऑन डिस्पोजल, ये आज हमारी वर्किंग पूरी होगी। बस डेप्शन एक्सपेंस के अंदर मल्टीपल डिस्पोजल आ जाएंगे, मल्टीपल एडिशंस आ जाएंगे, पर आइटम लाइन आइटम ये 3 ही रहेंगे, ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल, ठीक है। एक्सचेंज भी डिस्पोजल ही होता है, उसके अंदर एक ही ट्रांजैक्शन में एक एसेट आएगा दूसरा जाएगा, तो एडिशन और डिस्पोजल वही रहने, ठीक है। तो ऑन डिस्पोजल्स, अब डिस्पोजल यही कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन है ना, तो कॉस्ट पकड़ो जो सा मर्जी साल हो, कॉस्ट इनटू इज इक्वल टू, तो देखो आ गया ना वो 3 और 2 सॉरी, ठीक है। तो ये 26 जमा 3 जमा 3 जमा 2 टोटल 34, दिस 34 इज डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तो यहां से आज वर्किंग 2 है सॉरी 30, यहां से अब देखो पूरा 11 इधर क्रेडिट हो गया और फिर डेबिट भी हो गया, तो असूली तौर पे तो पहले ये एंट्री करनी चाहिए थी फिर ये, लेकिन मैंने एक तरतीब बनाई है जिसमें हमेशा हमारी तरतीब यही चलेगी, तो अल्टीमेटली दिखाना ही था ना कि 11 निकलना है, डालने के बाद यहां से जाएगा ना, ठीक है। तो 11 पहुंच गया पूरा, 9 इधर पड़ा था 2 इधर, ठीक है। कहानी समझ आ रही है पूरी। तो जनाब ये दोनों अकाउंट्स अब क्या हो गए हमारे कंप्लीट। अगर आप 31 दिसंबर 2018 पर क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे एसेट अकाउंट का, तो वो कितना आ रहा है, 340, ठीक 380 हो गया था ना, लेकिन 40 निकल भी गया, तो 340 आ गया। और इधर भी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया, और 31 दिसंबर 2018 पर कैरी डाउन क्या आ गया जी, 2
तो 2 क्यों बोला फिर? 143। ठीक है जी, ले जी, ये दोनों अकाउंट्स पूरे हो गए, मैक्सिमम मार्क्स यही थे, टेक्निकल काम भी यही था। ठीक है, कोई क्वेश्चन? दिल में तो पता है क्या आ रही है मेरे, इतना काम आपसे अगले सवाल में करा लूं, लेकिन चलो पूरा सुन ही लो। देखो कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो आप। किसके? वो मैंने नहीं ना बताया, जो बताया उसका सवाल पूछो ना, वो मैंने अभी बताना है 2 मिनट में इंशाल्लाह। जी, कोई सवाल? जो पढ़ा दिया ना उसमें से कोई सवाल, जो बताया नहीं अभी वो थोड़े सवाल करना है आपने, अभी वो अगला काम वही है, बताना वही है। 34 जी, इतने की करना है वैसे जगह विचार। तो यहाँ मैंने कुछ लिखना था असल में कि चलो ज़बानी काफ़ी है, यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं लगाना, सिर्फ वो एसेट्स लेने हैं जो सारा साल रहे, इसलिए डिस्पोजल को निकाल दिया। लेकिन निकाल के बिल्कुल नहीं छोड़ देना, जितना अरसा इस्तेमाल हुआ उतने अरसे की डेप्रिसिएशन अलग से इसकी कर लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला? यहाँ से आपके P&L बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी बन सकते हैं डेप्रिसिएशन और एसेट से रिलेटेड। लेकिन जो एसेट आपने बेचा है, बेचने पे हो सकता है आपको गेन आया, हो सकता है आपको लॉस आया हो, तो वो अभी निकालना बाकी है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा जी, अब तीसरा सवाल पैदा होता है कि जो एसेट हमने बेचा है, चेक तो करें उसको बेचने पर हमें नफ़ा हुआ या नुकसान। तो एसेट बेचने पर नफ़ा या नुकसान कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ये अकाउंट किस लिए बनता है? ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले तो मुझे बताएं इसकी क्या नेचर होगी? डेबिट, क्रेडिट? इसकी दोनों हो सकती है, कोई नेचर नहीं होती, बेसिकली इसकी कोई नेचर नहीं होती। ठीक है, ये एक आर्जी अकाउंट है जो नफ़ा नुकसान निकाल के देने के लिए आया है, नफ़ा नुकसान निकाल कर देगा। ये ऑनलाइन वाले क्यों सो रहे हैं घर पे? इतना कुछ टाइम गुजरता है तो लग जाता है कि जनाब आवाम सोने लग गई होगी, है ना। लेक्चर में ऐसे मैं लोरी सुना रहा हूँ। आमिर भाई कह रहे हैं पार्ट 2 शुरू कर लें। ठीक है, तो बहरहाल इतनी बात पर मैं रोक कर पार्ट 2 शुरू करता हूँ कि डिस्पोजल अकाउंट की अपनी कोई नेचर नहीं होती। ठीक है, ये तो एसिड के डिस्पोजल पर गेन लॉस निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए आता है, गेन लॉस निकाल कर देता है और फिर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर पार्ट 1 क्लोज करते हैं। यहाँ पर इतना छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के बाद जब हम आएंगे हम डिस्पोजल अकाउंट पर डिस्कशन कर रहे होंगे।